आज की टेलीकॉन्फ्रेंस में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और विषय है श्रवण दोष यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट में आज हम बात करेंगे हियरिंग इम्पेयरमेंट या श्रवण दोष किन कारणों से हो सकता है, उससे कैसे बचा जा सकता है और श्रवण दोष की पहचान कैसे जल्द से जल्द हम कर सकते हैं। हम श्रवण दोष के मूल्यांकन के बारे में भी आज बात करेंगे, यानी कि असेसमेंट हम किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या क्या टेस्ट अवेलेबल हैं और क्या क्या टेस्ट हम कर सकते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों पर। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर A.K. सिन्हा। डॉक्टर साहब अली अवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप ईस्टर्न रीजनल सेंटर कोलकाता में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। आई वेलकम यू सर। चर्चा शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर चर्चा के दौरान या चर्चा के खत्म होने पर आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 26511611 और 26511613। आप हमें फैक्स भी कर सकते हैं। हमारा फैक्स नंबर है 26511609। चर्चा शुरू करते हैं। Thank you, Sonia. Dear students, it is my pleasure to be with you to talk about some of the topic mentioned by Sonia regarding hearing impairment in the field of audiology. Audiology is a dynamic profession. It is concerned with hearing mechanism, the disorders of hearing, the impairment, how it can be measured, and the prevention of hearing loss. Audiology is also a profession which takes care or gives you a healthy hearing. We have 2 years, and last week Dr. Wadhwa has already presented the anatomy and physiology of hearing, and nature has given us 2 years. Hearing from both the ear is known as binaural hearing, which you can see on the slide. Binaural hearing means we can hear from both the ears. It has a very distinct advantage. One can able to locate the sound, that is from which direction it is coming, and we can also have a better listening in terms of speech discrimination. We can also have an idea about the how far is that sound coming from and which direction. The ear has a very wide frequency range, that is it can respond to sounds which are in the 20 Hertz to 20,000 Hertz frequencies. Even though in the nature or in the environment these such a wide frequencies of sounds are not present, and mostly the sounds which are present in our environment are between 250 Hertz to 8,000 Hertz, and that is why traditionally hearing has been tested between these frequencies. Normal ears have a wide dynamic range, that is the minimum sound which we can hear is around 0 dB SPL, and the loudest sound which we can hear with comfort is around 100 dB, and if sound exceeds around 120, it gives discomfort in the hearing, and around 140 dB SPL there will be a pain in the ear. Same slide I will be explaining in Hindi. Dear प्यारे छात्रगण, मुझे आपके साथ आज खुशी है कि हम श्रवण विज्ञान के बारे में एक चर्चा कर रहे हैं। श्रवण विज्ञान में हम कानों की संरचना, कानों के दोषों के बारे में, उनके मूल्यांकन के बारे में, कानों के दोष को किस तरह से रोकथाम की जा सकती है और उनकी शीघ्र पहचान की जा सकती है, इसके बारे में आज हमारी चर्चा है। पिछले हफ्ता आपने डॉक्टर वाधवा को सुना, जिन्होंने बहुत ही विस्तार से कानों की संरचना के बारे में बताया। नेचर ने हमें 2 कान दिए हैं और दोनों कान से सुनने को ही बाइनोरल हियरिंग कहते हैं। बाइनोरल हियरिंग के बहुत ही फ़ायदे हैं, जैसे हम पता कर सकते हैं कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है और शायद कितनी दूरी से आ रही है। ये बाइनोरल हियरिंग से स्पीच डिस्क्रिमिनेशन में भी बहुत लाभ मिलता है। और ईयर एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत बड़ी है। हम उन शब्दों को जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है उनको सुन पाते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे दैनिक जीवन में इतनी बड़ी फ्रीक्वेंसी रेंज की सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अधिकतर साउंड जो स्पीच के हैं, जो हमारे चारों तरफ हैं, वो 250 हर्ट्ज से 8,000 हर्ट्ज तक ही सीमित है।
इसीलिए ट्रेडिशनली ऑडियोलॉजी में कानों की मूल्यांकन इसी फ्रीक्वेंसी के बीच में की जाती है। कानों में, नॉर्मल कानों में डायनेमिक रेंज काफ़ी बड़ा होता है। जो हम कम से कम शब्द जो सुन सकते हैं वो 0 dB SPL है, और बहुत ज़ोर से शब्द जब होता है करीब 120 dB के ऊपर भी, तो कानों में सुनने में तकलीफ होती है। और अगर इसकी तीव्रता और बढ़ा दे करीब 140 dB SPL पे, तो इनमें कानों में दर्द का एहसास होता है। आइए चले, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। Threshold of hearing is the lowest intensity of sound which can be heard at least 50% of the time. Traditionally, in audiology, we are using pure tones to find out the threshold of hearing. Pure tones are used because they are easy, consistent and easy to calibrate. Therefore, pure tones are being used. Pure tones gives reliable threshold across the places where ear can be tested. Standard procedures are used in audiology to find the threshold of hearing. Threshold of hearing can be measured by two ways. One, by air conduction, that is using the headphone which is shown in the slide. This is the headphone, and here the sound is conducted to the ear through air, and it reaches the outer ear, middle ear and then inner ear. This gives us a air conduction threshold. The other threshold is bone conduction, which can be measured by the bone vibrator. This is the bone vibrator of the audiometer, this one is audiometer, and by bone conduction we can bypass the external ear and middle ear, and sound goes directly to the inner ear. So, that gives an sensitivity of the inner ear. This is the audiogram, a typical audiogram for a normal hearing. इसी स्लाइड को हम हिंदी में समझें। थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग को, जो सबसे कम तीव्रता की ध्वनि है, जो कम से कम 50 बार में अगर दें, 50 बार में सुन सके, उसको हम थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं। ऑडियोलॉजी या श्रवण विज्ञान में थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग नापने के लिए प्योर टोन्स व्यवहार किए जाते हैं। प्योर टोन आसानी से जनरेट किए जा सकते हैं और इनका कैलिब्रेशन आसान है, इसीलिए प्योर टोन को यूज़ करते हैं। थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग नापने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, जिसको हम बाद में और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, उस यूज़ किया जाता है। थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग नापने के लिए एयर कंडक्शन, जो हेडफोन से, जो इस चित्र में दिखाया गया है, इससे हम पता करते हैं, जिसमें कि साउंड एयर के माध्यम में से एक्सटर्नल ईयर, फिर मिडल ईयर और इनर ईयर, अंतःकरण तक पहुंचती है। थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग को नापने का एक और है बोन कंडक्शन, जो एक बोन वाइब्रेटर जो दिखाया गया है, इसे बोन वाइब्रेटर से हम इसको नापते हैं। ये एक साधारण सा ऑडियोमीटर है। इन थ्रेशोल्ड को ऑडियोग्राम के ऊपर में प्लॉट किया जा सकता है, और जो इस चित्र में दिखाया है ये एक सामान्य हियरिंग का थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग का ऑडियोग्राम है। तो अभी तक, वन सेकेंड, आई जस्ट समराइज। अभी तक हमने जाना कि ध्वनि को सुनने के लिए उसकी तीव्रता का हमें पता होना चाहिए और उसकी फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी सर ने बताया, जिस तरह से फ्रीक्वेंसी को हमने हर्ट्स में मेजर किया है, और सर ने जैसे बताया कि 20 हर्ट्स, कम से कम 20 हर्ट्स से लेकर 20,000 हर्ट्स तक की ध्वनियाँ हम सुन सकते हैं, और इनमें से हमारे लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट है 250 हर्ट्स से लेकर 8000 की, जो हम डे टू डे एनवायरनमेंट में हम सुनते हैं। तो इसी तरह जो अभी आपने जो ऑडियोग्राम देखा था, तो सर ने जिस प्रकार से ऑडियोग्राम में दिखाया है कि एक तरफ इंटेंसिटी जो कि डेसिबल्स में दिखाई हुई है और दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में दिखाई गई है। यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू। Let us now understand a very basic concept in audiology, that is normal hearing. Now, normal hearing is a concept which is taken by the air conduction threshold. Remember that it is air conduction threshold, that is what we call it as ACT. Now, once we have plotted the threshold at different frequencies, we take these three major frequencies, that is 500 Hertz, 1 kilohertz and 2000 Hertz. Now, average of this threshold gives us a pure tone average, and if pure tone average is less than 25 dB HL, we will say the person's hearing sensitivity is within normal limit. आइए इसको हिंदी में समझें। सामान्य hearing के लिए हमें थ्रेशोल्ड डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे पहले पता करनी पड़ती है, और ये थ्रेशोल्ड एयर कंडक्शन के द्वारा है, और इसमें 500 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज और 2000 हर्ट्ज के जो थ्रेशोल्ड आए, इनका औसत निकालते हैं।
ये अगर औसत 25 dB से कम है तब हम कहते हैं कि एक व्यक्ति की हीरिंग सामान्य है। तो इस तरह से tell them what is a pure tone? प्योर टोन इज अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। प्योर टोन एक ही फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे अगर 250 हर्ट्ज हुआ तो उसमें सिर्फ 250 हर्ट्ज की ही फ्रीक्वेंसी है। इसे सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी को प्योर टोन कहते हैं। Let us now understand the degree of hearing loss. Once we know now normal hearing levels, now what will be the degree of hearing loss or hearing impairment? As you see on this slide, if the pure tone averages are more than 26 to or in between 26 to 40 dB HL, HL is hearing level, then it is mild hearing loss, and if it is between 41 to 55, then it is moderate hearing loss, and if it is 56 to 70, it is moderately severe hearing loss, and if it falls, the pure tone average falls between 71 to 90, it is severe hearing loss, and if it is more than 90 dB, then it is a profound hearing loss. In this particular case, this is for the mostly the hearing levels for adult, but in 1981 Clark, a scientist who also mentioned that we can add one more category of impairment between mild between normal hearing and mild, that is known as slight hearing loss, and it is very useful for children as hearing is essentially important for children to develop speech and language. आइए इसको हिंदी में समझें। हीरिंग लॉस के अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। सामान्य हीरिंग की जानकारी के बाद में इनमें कितना अक्षमता हीरिंग की अक्षमता होती है ये जाना जाता है। जैसे माइल्ड हीरिंग लॉस, जिसको हिंदी में अति अल्प श्रवण अक्षमता कहा जाता है, और माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली सीवियर, सीवियर मतलब गंभीर हीरिंग लॉस हुआ, और प्रोफाउंड को अति गंभीर हीरिंग लॉस में कहते हैं। इसमें अगेन हम लोग याद रखें कि ये प्योर टोन एवरेज एयर कंडक्शन थ्रेशोल्ड का लिया जाता है, ना कि बोन कंडक्शन का। आइए लेट अस नाउ अंडरस्टैंड सम ऑफ द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द फील्ड ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। द मोस्ट कॉमन टर्म which is used is deaf. Deaf has been defined those people who have a sufficient hearing loss where even hearing aid will not work for development of speech language. This is an old terminology. With the advancement now, many of the people with the severe or profound degree of hearing loss can also be able to help. The other term which is most commonly used is hard of hearing or partial hearing. Hard of hearing or partial hearing is a term used for those people who have hearing impairment but can very well help with the hearing aids. They can able to develop sufficient communication, speech and language development may be there. Today we use a term person with hearing disability, and the disability as been defined in the Person with Disability Act is person who has 60 dB hearing loss in better ear in speech conversational frequency. So this is an appropriate term, and without defining the degree we can say anyone who has hearing impairment as a person with hearing impairment. That is a good term as the person first concept is used in this terminology. आइए इसको हिंदी में समझे। बधिर या डेफ उन व्यक्तियों को कहा जाता है जिनमें श्रवण अक्षमता इतनी ज़्यादा है कि उसमें हीरिंग एड या श्रवण यंत्र से भी काम या ज़्यादा लाभ न मिल पाए। हार्ड ऑफ हीरिंग या पार्शियल हीरिंग उन व्यक्तियों को कहा जाता है जिनमें श्रवण अक्षमता है और श्रवण यंत्र के द्वारा उन्हें अधिक लाभ मिल सकता है। आज हम पर्सन विथ हीरिंग डिसेबिलिटी का व्यवहार ज़्यादा करते हैं, और पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट में जो डिफाइन किया गया है, जो परिभाषा दी गई है, उसमें 60 dB हीरिंग लॉस जो अच्छे कान में ज़रूरी होता है उन्हीं को हम हीरिंग डिसेबल कहते हैं। सबसे अच्छी टर्मिनोलॉजी हुई व्यक्ति की व्यक्तिगत से पहचान, ना कि उसके इम्पेयरमेंट से, इसीलिए पर्सन विथ हीरिंग इम्पेयरमेंट एक अच्छा टर्म लिया जाता है। तो यहाँ पे सर ने दो टर्म्स बताई हैं हमें, एक है हियरिंग इम्पेयरमेंट और एक है हियरिंग डिसेबिलिटी, यानी कि श्रवण दोष और श्रवण विकलांगता। श्रवण दोष किसी भी प्रकार का हियरिंग लॉस हो तो उस व्यक्ति को हम हियरिंग इम्पेयर्ड बोल देते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के बेहतर कान में 60 dB या उससे ज़्यादा लॉस हो तो एक एक्ट के हिसाब से हम उसे
हियरिंग डिसेबल बोलते हैं या श्रवण विकलांग बोल सकते हैं। तो जनरली हियरिंग इम्पेयरमेंट हम टर्म यूज करते हैं। Yeah. Is this right, sir? Yes, yes. Let us now have some more terminology for hearing loss. When we say bilateral hearing loss, it means that a person has hearing impairment in both the ears. When we say unilateral hearing loss, we will understand the person has only hearing problem in one ear. There are some terminology which are based on configuration of audiogram. Symmetrical hearing loss means that having a similar configuration of audiogram in the both the ear. Asymmetrical hearing loss means that there is a asymmetry or difference in the configuration of audiogram of the both the ears. Progressive hearing loss is known that which will be advancing as the time period goes on. There are some hearing causes which will be having the effect of causative effect, but the onset of hearing loss will be after say 2 or 4 years. That is known as late onset of hearing loss. There are certain hearing loss which will have fluctuating in nature, that is, in some time in a day it will be a better hearing, or in some time on the other time on the day it will be a poorer hearing, usually seen in Meniere's disease. Then there are some hearing impairment which are stable in nature, that is non-progressive, so it stands as it is. आइए इनको हिंदी में समझे। बायलैटरल हियरिंग लॉस का मतलब हुआ दोनों कान में हियरिंग लॉस होना, और यूनिलैटरल हियरिंग लॉस का मतलब हुआ एक ही कान में हियरिंग अक्षमता होनी। ऑडियोग्राम के बेस्ड में उस किस तरह का ऑडियोग्राम है, हम उसको सिमेट्रिकल हियरिंग लॉस कहेंगे, जबकि दोनों कान में एक ही समान का हियरिंग लॉस हो, और एसिमेट्रिकल हियरिंग लॉस उसको कहते हैं जहाँ पे असमानता, हियरिंग लॉस में असमानता है। प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस का मतलब है जो कि समय के अनुसार ज़्यादा होते जाता है। कुछ ऐसे भी दोष हैं जिनमें कि कारण बहुत पहले हुआ लेकिन हियरिंग लॉस 4 साल के बाद हुआ, उनको लेट ऑनसेट हियरिंग प्रॉब्लम कहते हैं। कुछ श्रवण दोष ऐसे भी होते हैं जिसमें व्यक्ति कहता है कि कभी हियरिंग मेरी अच्छी है, कभी खराब हो जाती है, इसको फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस कहते हैं। और कुछ हियरिंग लॉस ऐसे होते हैं जो एक बार हुआ और वही स्थिर होते हैं, उसी को हम स्टेबल हियरिंग लॉस या स्थिर हियरिंग लॉस के बारे में कह सकते हैं। आइए, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड some of the types of hearing impairment. Basically, we can classify types of hearing loss into two categories: conductive hearing loss and sensorineural hearing loss. In the mixture of these two is known as mixed hearing loss. In conductive hearing loss, there is a likelihood of problem in the external ear or in the external auditory meatus or in the tympanic membrane or these three bones in the ear and that is middle ear. If you have any defect in this area, that is external ear or middle ear, resulting in hearing loss, then it is known as conductive hearing loss. If you have a problem, a person has a problem in the inner ear and because of that he has a hearing loss, then it is known as sensorineural hearing loss. And obviously mixed hearing loss will be the person who has defect both in the inner ear as well as external or in the middle ear. That is, we will call it as mixed hearing loss. आइए इसको हिंदी में समझें। बधिरता श्रवण दोष दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं, कंडक्टिव हियरिंग लॉस और सेंसरी हियरिंग लॉस। इन दोनों का मिश्रण एक ही कान में, इसको कहते हैं मिक्स्ड हियरिंग लॉस या मिश्रित श्रवण दोष। कंडक्टिव हियरिंग लॉस में कान में, आउटर कान में या बाहरी कान में या मध्य कान में दोष हो सकता है और उस दोष के चलते जब हियरिंग लॉस होगा तो उसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहते हैं। सेंसरी हियरिंग लॉस में या संवेदीय श्रवण दोष में इनर ईयर में जब कोई डिफेक्ट हो और उस डिफेक्ट के चलते हियरिंग लॉस हो गया, उसे हम सेंसरीन्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं। और मिश्रित हियरिंग लॉस जिसमें कि अंतःकरण में, इनर ईयर में एवं मिडल ईयर या एक्सटर्नल ईयर में दोष होता है, तब उसको हम मिक्स हियरिंग लॉस कहते हैं। तो जिस प्रकार से हमें डॉक्टर वाधवा ने भी बताया था कि कान को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 भाग कर सकते हैं उसके, और 3 भाग हैं आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, जिस प्रकार से अभी सर भी बता रहे थे। तो सर बता रहे हैं कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस तब हम कहेंगे जब किसी व्यक्ति के बाहरी कान या मध्य कान में दोष हो।
तब हम उसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहते हैं, यानी कि आवाज़ को कंडक्ट करने में, इनर ईयर तक पहुंचाने में ही प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। अगर किसी व्यक्ति के बाहरी कान या मध्य कान में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और सिर्फ अंदरूनी कान में दोष है, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम है, तो उस व्यक्ति को हम सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है ये कहेंगे। और किसी व्यक्ति को अगर बाहरी या मध्य दोनों में से एक या फिर और उसके साथ साथ अंदरूनी कान में भी दोष है, तो उसको हम मिक्स्ड हियरिंग लॉस कहेंगे। तो कंडक्टिव प्लस सेंसरी न्यूरल इज इक्वल टू मिक्स्ड हियरिंग लॉस। राइट सर? Right. Let us now understand some of the common causes of conductive hearing loss. As I put it on my slide, the first is congenital causes of hearing loss. Congenital causes of hearing loss means those hearing loss which are there in the child since his birth. Congenital causes can be classified into two categories, one genetic, the other one is acquired. The 50% of all the causes are genetic in nature. Other common cause which has been there let us have in the congenital only, there are some developmental causes like deformation of the external ear that can be seen, which will result in conductive hearing loss. The other common cause of conductive hearing loss is impact wax. Wax is a mixture of dirt and some secretion of the fluid which is there in the external auditory meatus. If the wax is impact, it will obstruct the sound entry into the middle ear, and that results in a hearing impairment. One of the most common hearing impairment which has been seen as a serous otitis media, that is a middle ear infection in the children. The middle ear infection can be caused by a blockage of this eustachian tube or the food particle and the food or liquid part getting into the middle ear as a very young baby being fed. Now this middle ear problem can secrete the middle ear fluid in the ear. Now once the fluid is more, it can come out after breaking the tympanic membrane, which will result in the suppurative otitis media. And if this condition remains for a very long period, it is termed as chronic otitis media. Chronic otitis media is a very dangerous thing, as very important structures are within the middle ear and nearby to the middle ear, like facial nerve and including the brain. So from here infection can even pass to brain, which will be a very fatal. Therefore the causes for conductive loss has to be prevented very well. इसी को हिंदी में समझे। कंडक्टिव लॉस के कारण के में जो है, जो जन्म से हो सकते हैं, जन्म के कारण वंशानुगत हो सकते हैं जिसको जेनेटिक बोलते हैं, या एक्वायर्ड जिसको बाद में हो सकता है। कुछ ऐसे भी कारण है जहाँ पे कि ऑरिकल या पिना डिफॉर्म्ड होता है जिससे कि कंडक्टिव लॉस हो सकता है। एक कॉमन प्रॉब्लम जो कॉजेस की होती है कंडक्टिव लॉस की, जिसमें कि कान का मैल काफ़ी मात्रा में एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या बाहरी नली में जमा हो जाता है, जिससे कि साउंड कंडक्शन में दिक्कत आती है। बच्चों में एक और कंडक्टिव लॉस का कारण है जिसको हम कहते हैं सीरस ओटाइटिस मीडिया, जो मिडल ईयर इन्फेक्शन का होता है। मिडल ईयर इन्फेक्शंस होने से कान में एक तरल पदार्थ जमा होता है और कभी कभी ये तरल पदार्थ इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो कान के पर्दे को फाड़ करके बाहर में आ जाता है, और इसको हम सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। और ये इन्फेक्शन अगर बहुत दिन तक रहे तब इसको क्रॉनिक ओटाइटिस सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। कान के आसपास में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जैसे फेशियल नर्व, जुगुलर वेन, इवन ब्रेन का एक पार्ट जो है वो भी बहुत पास में है, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये इन्फेक्शन ब्रेन में भी जा सकता है और बहुत खतरनाक हो सकता है। सर, ये ओटाइटिस मीडिया ज़्यादा बच्चों में देखा जाता है, कोई खास वजह है इसकी? इसमें अगर आपको इस चित्र में दिखाएंगे आपको कि बच्चों में जो यूस्टेशियन ट्यूब है वो हमेशा बंद सी रहती है, और कभी कभी जैसे उसको बच्चों में जैसे अगर माँ दूध पिलाती है या कभी इस तरह से है कि थोड़ा सा दूध जो है नाक से या नेजोफेरिंग से कान की तरफ भी चला जाता है, या अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं तो वो इन्फेक्शन मिडल ईयर में चले जाते हैं और उस तरीके से सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो जाता है। इस तरह से इसमें संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो बच्चों में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उनका यूस्टेशियन ट्यूब ज़्यादा क्योंकि दूध जब माँ दूध पिलाती है उस वजह से जो मिल्क है या किसी तरह का लिक्विड वो कान में जा सकता है। बच्चों में हमेशा यूस्टेशियन ट्यूब जो है खुला रहता है, जिसको पेटेंट यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं, उसी के चलते इसमें ये आगे इसमें इन्फेक्शन यहाँ से चला जा सकता है।
Let us go on, move on to next slide, that is we will understand some more causative factors of conductive hearing loss. This otosclerosis is one of the common cause which is seen in the adult, mostly in female, which is seen around 30 to 40 years of age. In this cause, the smallest bone of our body, that is stapes, is fixed in the round oval window. Now, because of that, the ossicular chain, that is the combination of all these three bones, they get fixed and they do not move, and therefore, sound is not conducted into the inner ear, and that is the problem which we see mostly in females. The other problem of conductive hearing loss can be caused by discontinuity of ossicular chain. Ossicular chain means these three bones, malleus, incus and stapes, which are joined together, sometimes they get broken up by injury or by any infections. One more problem which you can see in the adult in escutcheon tube, blockage. So, once you travel in the air or there is a sudden change in the air pressure, the escutcheon tube is not able to aerate the middle ear, and because of that a negative pressure is created in the middle ear, and there will be a secretion, just like I told in my previous slide, that there will be some collection of fluid in the middle ear, and that will be able to get out of the middle ear through breaking of the tympanic membrane. So, that can also be there in the adult, even in elderly people also. Some of the conductive loss can be caused by injury, that is when somebody is hit at the head level, the bones may break or there is a rupture of tympanic membrane that can result into the conductive hearing loss. आइए इसको हिंदी में समझें। ऑटोस्क्लेरोसिस एक डिजीज़ है जो अधिकतर महिलाओं में पाई जाती है 30 से 40 साल की उम्र में, जिसमें हमारे कान की सबसे छोटी हड्डी और हमारे बॉडी की जो सबसे छोटी हड्डी है जिसको स्टेपिस बोलते हैं, ये ओवल विंडो में फिक्स हो जाती है, जिसके चलते अंतकरण में आवाज़ जाने में दिक्कत आती है और इसीलिए कंडक्टिव लॉस हो जाता है। कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन आती है जहाँ पे ये ऑसिकुलर चेन जो है, जो कि तीन हड्डी को मिला के बोला जाता है, उसमें ब्रेकेज हो जाती है या डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, चाहे वो इंजरी के साथ हो या किसी इन्फेक्शन के द्वारा हो जाए, उसमें भी साउंड कंडक्शन इनर ईयर में दिक्कत होती है और कंडक्टिव लॉस हो जाता है। बड़ों में भी स्टेशन ट्यूब ब्लॉकेज होता है कि कभी कभी अचानक प्रेशर चेंज हो या किसी भी कारण से इन्फेक्शन से स्टेशन ट्यूब नहीं खुल पा रही है, तो मिडल ईयर में जो एक हवा भी रहती है, उस हवा का बाहर के हवा के बराबर नहीं रहती, उसके चलते एक फ्लूइड सिक्रेशन हो जाता है जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को फाड़ करके बाहर आ सकता है और सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की तरह बन सकता है। बड़ों में भी इंजरीज एक कॉमन कॉज है, जिसमें कि कभी आघात लगने से कान के पर्दे फट सकते हैं, चाहे ये ऑसिकुलर चेन जो है वो डिसरप्ट हो जाता है, उससे भी कंडक्टिव लॉस हो जाता है। कंडक्टिव लॉस के कैरेक्टरिस्टिक, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस can be caused from mild to severe category. Usually we don't see the profound category of conductive hearing loss, as when sound is too loud it is bypassing the middle ear, therefore we are not able to get profound conductive hearing loss cases. Most important part in the conductive hearing loss is speech discrimination is not affected. That means if we compensate for the hearing loss, the person can able to hear the sound clearly. Most of the conductive loss can be medically or surgically treated. And one important point in the conductive hearing loss is, if a young child has a recurrent conductive loss or episodes of conductive hearing problem frequently, then there will be a situation that there can be delay in speech language development. That is very important, that even in cases who are using hearing aid, we should see that they don't get any kind of conductive hearing loss. Sir, you just mentioned the term called speech discrimination. Can you describe that? Speech discrimination is ability to understand speech sounds. Like there are some sounds which are very similar, like sir and sure. So one can able to discriminate these sounds, and understanding of words, as we say in the audiological term, a test, that if you are presented with 20 words and all the 20 words you have heard, then we will say you have 100% speech discrimination scores. But if we present 20 words and if you can able to understand only 10 words, then we can say your speech discrimination scores is only 50%. So that is the understanding of speech discrimination. So in a person who's got conductive hearing loss, if the
sound is increased, that is amplified, the person will Yes. not have any problem in understanding the speech sound, but Yes. will be able to hear Yes. everything properly. Generally, with conductive hearing loss, speech discrimination scores will lie as per test between 80% to 100%. So, there will not be much difficulty in understanding of the speech if his hearing loss is being compensated by saying loudly or by the hearing aid. Say, like for example, if anybody has a mild conductive loss and if you talk to him little louder, he will able to understand us better. That is where the speech discrimination is. And this is what is being the characteristic of the conductive hearing loss. इसको हिंदी में समझ लें. कैरेक्टरिस्टिक हिंदी कंडक्टिव लॉस के कैरेक्टरिस्टिक. कंडक्टिव लॉस माइल्ड से सीवियर डिग्री तक ही हो सकता है और कंडक्टिव हियरिंग लॉस में स्पीच समझने में दिक्कत नहीं होती या बहुत ही कम होती है, जिसको हम स्पीच डिस्क्रिमिनेशन अभी हमने कहा. कंडक्टिव लॉस औषध से या शल्य चिकित्सा से, सर्जिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है. आज शल्य चिकित्सा में काफ़ी उन्नत आई है, जिसमें कि ऑटोस्क्लेरोसिस जैसे प्रॉब्लम में या किसी का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में रप्चर है या छेद है, उसको भी एकदम नॉर्मल हीरिंग दी जा सकती है. कंडक्टिव हीरिंग लॉस में एक बात बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि अगर छोटे बच्चों में बार बार कंडक्टिव लॉस हो तो उसमें भाषा सीखने में या भाषा बोलने में दिक्कत आ सकती है. इसीलिए छोटे बच्चों में कंडक्टिव लॉस को भी हमें बहुत ध्यानपूर्वक देखना होगा और उसको ठीक जल्दी से जल्दी उसका मेडिकल उपचार या चिकित्सा या दवाइयों के व्यवहार से उसको ठीक करना होगा. तो अगर कंडक्टिव लॉस का ट्रीटमेंट हम जल्द से जल्द कर लेते हैं तो क्या हियरिंग हमारी नॉर्मल हो सकती है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी जैसे कुछ सर्जिकल टेक्निक्स भी आए हैं, अच्छी सर्जिकल टेक्निक्स हैं जिससे कि सामान्य हियरिंग भी आ सकता है. जैसे टिम्पैनोप्लास्टी हुआ या रेडिकल मास्टोइडेक्टमी विथ टिम्पैनोप्लास्टी ऑपरेशंस या ऑटोस्क्लेरोसिस के ऑपरेशंस जो हैं उसमें सामान्य हियरिंग आ सकती है. कंडक्टिव हियरिंग लॉस में सामान्य हियरिंग के करीब करीब लाया जा सकता है. तो अगर किसी भी व्यक्ति का बाहरी कान या मध्य कान में भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, मेडिसिन से या सर्जरी से वो बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है. या नॉर्मल हो सकता है, जरूर. Let us now understand some of the common causes of sensorineural hearing loss. Again, we see the first cause as listed in my slide is congenital. That is, the ear develops very early in the stage and there can be so many problems within the first trimester to last till pregnancy where this problem can happen, which can cause the damage to these hair cells of the cochlea. This is where is the hair cells where you can see the viral infections happen before age, before the child is born, can able to make damage in this inner ear, which can lead to sensorineural hearing loss. The other problem which can be causing the sensorineural hearing loss is malnutrition. Malnutrition can lead to non-development or partial development or not full development of cochlea, which can result into sensorineural hearing loss. Maternal rubella is one of the important cause and it is almost 40% of all the acquired causes are from maternal rubella, which causes the sensorineural hearing loss. Birth complication during the delivery can also be one of the most common causes for sensorineural hearing loss. Lack of oxygen for any reason, the first one to damage is inner hairs and outer hair cells in the cochlea. So, this lack of oxygen, birth injuries can also be a very common causes for the sensorineural hearing loss. आइए सो हिंदी में समझे कुछ कॉमन कॉजेज कारण सेंसोरिनल हियरिंग लॉस के, जो कंजेनाइटल या जन्म से हो सकते हैं. जन्म में कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ या माँ को, जिससे के कारण में कॉक्लिया के हियरिंग सेल्स जो हैं, हेयर सेल्स जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं और उसके चलते सेंसोरिनल हियरिंग लॉस हो सकता है. कुपोषण, मैल न्यूट्रिशन भी एक बड़ा कारण है जिसके चलते कि कॉक्लिया में दोष हो सकता है जिसमें सेंसोरिनल हियरिंग लॉस हो जाए. मैटरनल रूबेला, जैसे हमने बताया कि कंजेनिटल कॉजेस के 50% जेनेटिक्स होते हैं और उसी तरह से एक्वायर्ड कॉजेस के 40% कॉजेस मैटरनल रूबेला के द्वारा होते हैं, जिससे सेंसोरिनल हियरिंग लॉस हो जाता है. जन्म के समय कुछ असुविधाएं हो तो भी सेंसोरिनल लॉस होने की संभावना ज़्यादा होती है. कभी कभी बच्चों में जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसके चलते हेयर सेल्स जो हैं कॉक्लिया के वो डैमेज हो जाते हैं और उससे सेंसोरिनल हियरिंग लॉस हो जाता है.
मैटरनल रूबेला के बारे में थोड़ा बता सकते हैं सर? मैटरनल रूबेला एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो कि गर्भवती माँ को हो सकता है और जन्म के बाद भी हो सकता है। साधारणतः इसको भी हम रोकथाम भी कर सकते हैं, जैसे हम अगले स्लाइड में बताएंगे कि एज प्रेगनेंसी के पहले जो एज नई जो युक्ति होती है उनको अगर हम ये एक इम्यूनाइजेशन दे रूबेला का, तो उससे ये इम्यूनाइज्ड होंगे और ये इसका रूबेला का इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ऐसा है। तो माँ को कोई इन्फेक्शन होने से बच्चे को भी असर हो सकता है, हाँ, हियरिंग हाँ, इम्पेयरमेंट हो सकता है। हाँ, अगर गर्भवती माँ को अगर कोई इन्फेक्शन हो तो वो इन्फेक्शन प्लेसेंटा से गर्भावस्था में जो बच्चा है उसको पास हो जाएगा और उसमें भी एक खराबी आ सकती है। आइए, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड सम मोर कॉजेस ऑफ सेंसोन्यूरल hearing loss. For students, I have put this as easy to remember: viral induced hearing loss, drug induced hearing loss, noise induced hearing loss. So at least you can able to remember them easily. Viral induced hearing loss are very common in our country. Viral infections like measles, mumps, which can lead to bilateral or unilateral hearing loss, sensorineural hearing loss. There are different drugs which can cause a sensorineural hearing loss if they are taken in excess doses, and most of the drugs are in the antibiotic groups. Noise is a pollutant, we all know, and noise, extra exposure or more exposure of noise can lead to noise induced hearing loss. Here I would like to mention that noise not only leads to hearing loss, but also leads to lot of different physiological problem, including behavioral problems like irritation of a person. There are some other common causes of sensorineural hearing loss, that is known as Meniere's disease, which is again in the age range of 30 to 40 years, where a person can have sensorineural hearing loss along with tinnitus and vertigo. Vertigo is a sensation of rotating object around you. There are vascular problem, that is cochlear blood supply is restricted or obstructed, which can lead to sudden hearing loss. Like for example, a person gets up in the morning and suddenly realize that he is not able to hear in one ear. That is known as sudden hearing loss. There are other causes of sensorineural hearing loss, which are tumor, that is unwanted growth in the 8th nerve, or the aging is also a very common cause of sensorineural hearing loss, that is known as presbycusis, where a person can have mild to severe hearing loss in one ear, in both the ears. So these are the some of the common causes of sensorineural hearing loss. Let us understand this in Hindi now. हिंदी में अगर हम देखें तो और भी जो कॉमन कॉजेस हैं सेंसोरिन्यूरल हीयरिंग लॉस के, वो वायरल इंड्यूस्ड, बहुत सारे वायरस हैं, जैसे मम्स होगा या मीजल्स होगा, जिसे हिंदी में खसरा कहते हैं, उससे भी सेंसोरिन्यूरल हीयरिंग लॉस हो सकता है। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनके ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने से कॉक्लिया डैमेज हो जाता है और उसके चलते सेंसोरिन्यूरल हीयरिंग लॉस हो सकता है, जो अधिकतर एंटीबायोटिक ग्रुप में आती है। ध्वनि प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके द्वारा हीयरिंग इम्पेयरमेंट, सेंसोरिन्यूरल हीयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि ध्वनि प्रदूषण ना ओनली सिर्फ हीयरिंग लॉस ही नहीं, बल्कि बॉडी में दूसरे फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है और कुछ बिहेवियर को भी बदल सकता है, जैसे एक लोग बहुत चिड़चिड़ापन जैसे उसमें आ जाए जो ज़्यादा नॉइज एक्सपोजर में रहते हैं। कुछ और ऐसे कॉजेस हैं जिससे कि संवेदीय श्रवण दोष हो सकता है, जिसे हम मेनियर्स डिजीज़ कहते हैं। अधिकतर ये बड़ों लोगों में होता है, जिसमें कि सेंसोरिन्यूरल हीयरिंग लॉस और कान में भो भो करके शब्द, जिसको टिनाइटिस कहते हैं, वो भी ऐसा, और आपके आसपास के ऑब्जेक्टों का घूमना और सिर चकराना जैसा आ सकता है। एक और कॉमन कॉज है जो ट्यूमर, जिसको अनवांटेड ग्रोथ कहते हैं, जो कि 8th नर्व पे हो सकता है, जिससे सेंसोरिन्यूरल हीयरिंग लॉस हो सकती है। एक और कारण जो कॉमन कारण है सेंसोरिन्यूरल हीयरिंग लॉस का, वो बुढ़ापा है। जैसे उम्र बढ़ती है, करीब 70 साल के बाद हीयरिंग लॉस होने की संभावना बहुत ही हो जाती है। तो अगर हम देखें तो कंडक्टिव लॉस और सेंसोरिन्यूरल लॉस, इसमें हर उम्र में हर व्यक्ति को होने की संभावना है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक। सर, जिस प्रकार से आपने नॉइस इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस के बारे में बताया कि बहुत ऊंचा आवाज़ सुनने से भी श्रवण दोष हो सकता है, तो लाउड म्यूज़िक आजकल लोग बहुत सुनते हैं। एफएम सुनना,
24 घंटे या डीजे ये बहुत ज़्यादा बजते हैं, क्या इनसे भी श्रवण दोष हो सकता है? जरूर, इसमें जरूर इनमें श्रवण दोष होता है कि अगर मान लीजिए आप म्यूज़िक बहुत जोर के शब्द में सुनते हैं तो आपके कान तो खराब हो ही रहे हैं, उसके साथ आपके दिल पर और आपके जितने भी बॉडी के फिजियोलॉजी मैकेनिज्म है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। और इससे सिर्फ कान का ही दोष नहीं, दूसरे दोषों के ऊपर में भी इसका प्रभाव पड़ता है। एक रूल है, हम आपका शायद इसके आगे भी चर्चा करेंगे, कि आप वॉकमैन सुनिए, जरूर सुनिए, लेकिन वॉकमैन इस वॉल्यूम पे सुनिए कि आपके बगल में बैठे हुए लोग को वो उसकी आवाज़ ना आए, तब आपको अच्छा है, आप वॉकमैन का म्यूज़िक एंजॉय करेंगे। और जो म्यूज़िक में एंजॉय करते हैं वही अच्छा म्यूज़िक है, और स्लो म्यूज़िक एंजॉय करने से आप बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे कहते हैं हम। और उन व्यक्तियों के लिए क्या सलाह देंगे आप जिनको शोर की जगह पे काम करना होता है, जैसे इंडस्ट्रीज में लोग काम करते हैं, माइंस में लोग काम करते हैं, उनके लिए क्या सुझाव है आपका? जैसे अगर आपने बताया जो लोग माइंस में काम करते हैं या इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको नॉइस लेवल पर जो काम करते हैं जहां नॉइस लेवल बहुत ज़्यादा है, उनको ईयर प्रोटेक्टर डिवाइस पहन के, कुछ ऐसे डिवाइस हैं जिसमें से हम नॉइस को कम करते हैं, कानों में जाने में कम करते हैं, ऐसे डिवाइस ईयर प्रोटेक्टिव डिवाइस कहते हैं उनको, उनका व्यवहार करना उचित है। और थोड़ा सा हम उनके काम में बदलाव भी कर सकते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति को हम उस एरिया में पोस्ट कर रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा नॉइज़ है, वो हो सकता है 2 घंटे या 4 घंटे के लिए रहे, और फिर उसको हम वापस ऐसी पोस्टिंग कर दें या इस तरह का काम में लगाएं जहाँ पे एक्सपोजर नॉइज़ का कम है। तो इस तरह से रेगुलेट करके हम उसके कान का रख रखाव या कान में अच्छी सुनाई दे सकते हैं। पटाखों से भी क्या हियरिंग लॉस हो सकता है, क्योंकि दिवाली बहुत करीब आने वाली है, जरूर। तो क्या उससे कितना हियरिंग लॉस हो सकता है, किस प्रकार का हियरिंग लॉस हो सकता है, और आप क्या सुझाव देना चाहते हैं दिवाली के मौके पर? दिवाली के मौके पे तो पहले हम आपको सबकी शुभकामना ही दें, और सेफ दीपावली का ही महत्व ज़्यादा होता है। जोर आवाज़ के पटाखे जो जैसे काली फुटका बोलते हैं जिसको, बम जो जिसको कहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा ध्वनि होती है जिससे कान के पर्दे भी फट सकते हैं और डैमेज हो सकता है, और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस और कंडक्टिव हियरिंग लॉस दोनों होने की संभावना है। और जो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं कि हर दीपावली के बाद हमारे पास केसेस ऐसे आते हैं जिन्हों अचानक कान के पास एक पटाखा फट गया जिससे उसका कान में सुनना बंद हो गया। आशा करते हैं हम, दीपावली तो एक त्यौहार है जो कि लाइट का है, साउंड का नहीं, तो आप लाइट से कीजिए और साउंड से कम कीजिए और उसको एंजॉय करें, क्योंकि हमें जानकारी है कि ज़्यादा साउंड होने से कान के हेल्थ के लिए ख़राब होता है और दूसरों को भी ये डिस्टर्ब करता है, इसलिए इसको इस तरह से मनाया जाए। तो जोर के पटाखे चलाने से वो अपने कान और लोगों के कानों में भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जरूर जरूर जरूर। Let us now understand some of the characteristic of sensorineural hearing loss. Now, sensory hearing loss can be of any degree in one ear or both ear, ranging from mild to profound hearing loss. Important point in the sensory hearing loss is there is a significant loss of speech discrimination. Now, people who have sensorineural hearing loss, even if we compensate for their hearing or amplify, they will complain that they are not able to understand the speech, especially in the background noise. Sensory hearing loss are mostly irreversible in nature, that is, they don't respond to either medical or surgical treatment. Therefore, if a child has a sensory type of hearing loss since birth, he or she will able to have a difficulty in understanding and difficulty in developing speech and language. That is very important, and where the role of rehabilitation experts come in this particular place. आइए इसको हिंदी में समझ लें। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के कुछ विशेषताएं। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस माइल्ड से प्रोफाउंड डिग्री तक हो सकता है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में स्पीच डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी कम हो जाता है, जिसके चलते बच्चों में या बड़ों में बहुत सुनने में बहुत दिक्कत आती है। अधिकतर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस मेडिकल या शल्य चिकित्सा से ठीक नहीं हो सकते, जैसे इसीलिए इसको बोला गया है मोस्टली इरिवर्सिबल। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस अगर बच्चों में है तो वो उसको सुनने में बाधा आएगी, शब्दों को समझने में बाधा आएगी, जिसके द्वारा भाषा और वाणी विकास पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा और बच्चों में भाषा और वाणी विकास या कम, बहुत कम या एकदम ही ना, ऐसा एकदम नहीं तो होता नहीं है। हमेशा वाणी विकास में लैंग्वेज का डेवलपमेंट हमेशा होता है, लेकिन बहुत सामान्य व्यक्ति से काफ़ी
कम हो जाएगा और जहाँ पे प्रोफेशनल रोल, रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल का रोल एक बहुत बड़ा आ जाता है। तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में कंपेयर टू कंडक्टिव हियरिंग लॉस। Yes, and especially if a child has hearing loss since birth, then it will be very difficult for him to develop, especially if a child has a profound loss, then there will be, if no intervention is done, then there will be a lot of difficulty in developing speech and language. Let us now understand one more type of hearing loss which I have not mentioned in my earlier slides, that is central auditory processing disorder. Let us see our next slide. Now, this is another type of hearing disorder that is known as central auditory processing disorders. In this disorder, the sensitivity for pure tone is not much affected, but what is difficulty is the person is not able to understand the spoken speech even in the presence of very soft background noise. And children with this kind of disorder, that is central auditory processing disorder, may not be giving you a good academic performance as expected out of them. This disorder is related to the area of brain. When the sound is conducted from inner ear to this part of the brain where it is decoded, we have certain problems here. There we lead to central auditory disorders or auditory disorders. Now, this kind of disorders are very difficult to diagnose also, and this testing is least practiced in the field of audiology in our country as well as in the western country. Let us इसको अब हिंदी में समझे। एक और टाइप का श्रवण दोष है जिसे हम सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें कि सेंसिटिविटी, प्योर टोन की सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होती। इसमें प्रॉब्लम होती है कि बच्चों में आवाज़ को सुनकर समझ नहीं पाता। जैसे जो इनर ईयर से जो सिग्नल आए, जो ब्रेन में चले गए, यहाँ ब्रेन में जो आए और ब्रेन इसको डिकोड नहीं कर पाता, उसे हम सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें बच्चों में एकेडमिक परफॉर्मेंस पे बड़ा प्रभाव पड़ता है और उनका जो एक्सपेक्टेड एकेडमिक परफॉर्मेंस है उससे बहुत कम हो जाता है। ऐसे इस टेस्ट को, इस डिसऑर्डर को टेस्टिंग करना अभी भी डिफ़िकल्ट है और हमारे देश में भी और बाहर के देशों में भी ऑडियोलॉजी में इसकी टेस्टिंग काफ़ी मात्रा में अभी भी कम है। आने वाले दिनों में इसकी टेस्टिंग का भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट के स्कोप रहे। तो इस कंडीशन में कान के तीनों भाग नॉर्मल हैं, यानी कि बाहरी कान, मध्य कान और अंदरूनी कान तीनों नॉर्मल है, लेकिन दिमाग का वो हिस्सा जो सुनाई में काम आता है उसमें इफेक्ट है। हाँ, जो दिमाग का जो हिस्सा जो कि सिग्नल को इनर ईयर से जो सिग्नल जाते हैं उसको प्रोसेस करता है, जो उस प्रोसेसिंग में उसको दिक्कत आती है। तो कॉक्लिया से दिमाग तक ले जाने वाली जो नसें हैं उनमें प्रॉब्लम है यहाँ नस के बाद भी अगर जो नस जो ब्रेन में टर्मिनेट होती है, जिसमें इस स्लाइड में आपको ये जो लाल रंग से दिखाया गया है, इस एरिया में जो नसें जो इसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस ले गई और उसको जो ब्रेन प्रोसेस करता है उसमें दिक्कत आती है, इसीलिए इसको ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहते हैं। तो इनका जो हियरिंग थ्रेशोल्ड है, प्योर टोन थ्रेशोल्ड की जब हम बात कर रहे थे, तो वो नॉर्मल लिमिट्स में, यानी कि 25 dB के अंदर ही आएगा। वो करीब करीब नॉर्मल में ही आएगा। उसमें एक होगा कि जैसे मान लीजिए आपको उसको हियरिंग लॉस अगर 30 dB है, लेकिन उसका स्पीच डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा होगा। तो उसका सेंसरी हियरिंग लॉस में जो आ रहा है और स्पीच डिस्क्रिमिनेशन दोनों मैच नहीं कर पाएंगे कि उसका स्पीच डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ख़राब हुआ, जबकि प्योर टोन थ्रेशोल्ड काफ़ी अच्छे हैं। तो इस तरह से इसको एक सेंट्रल ऑडिटरी डिसऑर्डर कहते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलें। नाउ लेट अस मूव ऑन टू a second topic of the discussion. We understood now that there are different type of hearing disorders, hearing impairment, different degree of hearing impairment. Let us understand now if these hearing impairment can be early identified or not. Before that, let us understand the importance of early identification. Almost 1 to 3 children born in 1000 live birth may have a significant hearing loss which can affect on the development of speech and language. Now, we also understand by research that 0 to 2 year are very important for language and speech development, and that is why these are known as critical age. If we are able to identify the hearing problem and start intervention, there will be a very dramatic good results. The children with those who are in early identified can able to develop speech and language
and can be very well included in the inclusive education. So if we all go together, that parents, physician, the professional and the community, if we all meet together, then we can able to early identify a child with hearing loss, so that we can give him the best rehabilitative measures, and he can able to develop good speech language and can be included in any educational and other setups. आइए इसको हिंदी में समझें। बधिरता की शीघ्र पहचान के बारे में अब हम चर्चा कर रहे हैं। करीब करीब 1 से 3 बच्चे जो 1000 बर्थ में जन्म लेते हैं, उसमें हीरिंग इम्पेयरमेंट होता है, जिससे उसे भाषा सीखने में, वाणी सीखने में असुविधा हो सकती है। रिसर्च से पता लगा कि 0 to 2 ईयर्स जो है हमारे प्रथम जीवन के वर्ष, उसमें भाषा सीखने में और वाणी सीखने में बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्रिटिकल एज कहते हैं। इन बच्चों में जिनमें हीरिंग इम्पेयरमेंट है, अगर हम उनको शीघ्र पहचान कर ले उनकी और उनको इंटरवेंशन करें हीरिंग एड लगा के, भाषा वाणी सिखा के, तो उनमें इम्प्रूवमेंट स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। अमेरिका वगैरह में आशा या जो इंटरनेशनल एजेंसी है, उनका मानना है कि अगर बच्चों में 0 से 3 महीने के में उनकी शीघ्र पहचान करके 6 महीने के अंदर में इंटरवेंशन शुरू करें, तो उनका इम्प्रूवमेंट सामान्य बच्चों की तरह हो सकता है। इसीलिए अभिभावक, फिजिशियन, प्रोफेशनल्स और कम्युनिटी मिलकर काम करें, तो हम बच्चों में बधिरता की शीघ्र पहचान कर सकते हैं। Let us now go to next slide. On a program what is known as Universal Hearing Screening Program. After understanding the impact of early identification and its results, that is beautiful communication can be developed for children, the Western country has started this Universal Hearing Screening Program, where all children born should be hearing tested and then only discharged from the hospital. That is what is known as Universal Hearing Screening Program. The hearing screening program have become a new thing in whole world because of technology advancement. There are 2 techniques which has come forward, that is otoacoustic emission test and auditory brainstem responses, which can be taken together for early identification of hearing impairment for all the young children. The another technological advancement which has made is these instruments automated. Automated means that there is no skilled person or professional required for hearing testing. As you can see in my slide, this otoacoustic emission, it is a handheld and it gives you only 2 to 3 minutes where you can able to see if a child has a normal hearing or not. If a child has normal hearing, this instrument gives you a result as pass. So this does not need a professional audiologist to be tested. Nurses can also do, or anybody in the neonatal ward, in the pediatric ward, can able to test this. The other test is auditory brainstem responses, where is also automated, where we can test a baby and very short period we can say whether child is hearing normal. And if child has hearing problem, it will come as referred. That means a detailed testing by the audiologist has to be required to be tested. Now you can see this is using electrode, is an inbuilt electrode. In this graph you can see this is a 3 electrode which is inbuilt, where you just put some gel and put it on the child's ear. In a very young baby you can put this and you can able to know whether child has a normal hearing or not. This is the technology advancement which has given a big boost for neonatal screening in Western world, and slowly it is getting into our country also. इसी को हिंदी में समझे। बधिरता की शीघ्र पहचान करना संभव है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई है जिससे यंत्र बने गए हैं, जैसे ओटोअकॉस्टिक इमिशन जो इस चित्र में दिखाया गया है, या ऑडिटरी ब्रेनस्टेम रिस्पांस टेस्टिंग जो इस चित्र में दिखाया गया है। और ऐसे यंत्र जो हैं वो ऑटोमेटिक या स्वचालित बने हैं, जिसमें आप इसको कान में लगा दीजिए और 2 मिनट के अंदर में ही एक प्रोसेस से पता लग जाएगा कि बच्चे का कान में सुनाई नॉर्मल है या नहीं। अगर नॉर्मल होता है तो इसमें पास
रिजल्ट आते हैं, या अगर कोई दोष होने की संभावना होती है तो रेफर आता है। जब रेफर आ गया तो इसमें डिटेल टेस्टिंग करके ऑडियोलॉजिस्ट के द्वारा इसमें हम पता कर सकते हैं कि बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम है या नहीं। सो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ने संभव कर दिया है कि हम बच्चों में, छोटे बच्चों में बधिरता की पहचान कर सकते हैं। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि उम्र या एज कोई बाधा नहीं है हीरिंग टेस्टिंग करने में। ये एक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है ऑडियोलॉजी फील्ड का, जिसका हम लाभ उठा सकते हैं। तो इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे यूनिवर्सल हियरिंग स्क्रीनिंग नहीं है, वहाँ पे हम क्या करेंगे शीघ्र पहचान के लिए? अच्छा सवाल किया आपने कि हमारे देश में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स अभी बहुत कम हैं, बहुत सिलेक्टेड ही इंस्टीट्यूट में हैं और क्लिनिक्स में हैं। जब तक हमारे पास ये सिस्टम नहीं आता है या हम यूनिवर्सल हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं करते हैं, उसके लिए मैंने एक नया इस अगला स्लाइड मेरा उसी के बारे में बताता है। तो मैं चाहूँगा कि अगला स्लाइड आप दिखाएं, जिसमें हाई रिस्क इंडिकेटर्स ऑफ हियरिंग लॉस हैज़ बीन इंडिकेटेड. Till we get this automated instruments throughout the country, we can have some high risk indicator of hearing loss. For example, the first one, which is slightly obstructed, you can see that as NICU. N is not able to see because of RCI logo. That is NICU, neonatal intensive care unit. Any child born who has been admitted to neonatal intensive care unit within 48 hours should be tested for hearing. Any child who is born with a family history of hearing loss should also be a high risk indicator for and should be hearing tested. If a child is born with any kind of craniofacial abnormalities means like a cut lip, that can be tested for hearing. Any child with infections like cytomegalovirus, herpes, toxoplasmosis or rubella should be a candidate for hearing testing. Any child with a history of head trauma or otitis media should be a candidate for hearing testing. आपने जो मेरे को प्रश्न पूछा कि हमारे देश में ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसके लिए हम क्या करें, इसी को मैंने अभी इंग्लिश में बताया कि कुछ हाई रिस्क इंडिकेटर्स हैं जिनको हमें समझना होगा। जैसे जो बच्चे जो जन्म लिए और उनको 48 घंटे में ही न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती कराया गया, उन बच्चों में हीरिंग टेस्ट जरूरी हो जाता है। ऐसे बच्चे जिनमें कोई फैमिली हिस्ट्री है बधिरता की, उन बच्चों को भी हमको तुरंत से तुरंत हीरिंग टेस्टिंग करानी चाहिए। ऐसे बच्चे जिसमें हिस्ट्री है कि कोई इन्फेक्शंस की लाइक हर्पीस या साइटोमेगलोवायरस, उन बच्चों में भी हीरिंग टेस्टिंग हमें करानी चाहिए। जिन बच्चों में कोई अगर हिस्ट्री मिलती है कि जिसमें कान पर आघात लगा हो या उसमें कान में से मवाद आता हो, उसका भी हीरिंग टेस्टिंग जल्द से जल्द करानी चाहिए। और मेरा जो अगला स्लाइड है उसमें और भी ऐसे कुछ साइंस मिलेंगे जिसको मैंने लिखा है एज ए वार्निंग साइन। जब आप इन ऐसे साइंस बच्चों में देखें तो हीरिंग टेस्ट आवश्यक ही कराएं। लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज वार्निंग साइंस where the hearing has to be tested. If any child you observe delay or differences, delay means that child is not able to speak. Mostly a child will start speaking meaningful word at the age of 1 to 1.5 year. Now if there is a delay in the child who is not able to speak, then we must go for hearing testing immediately. Even before 1 year there are some milestone which can be observed. If a child is not responding to sound, he is not looking at the source of the sound, then suspect hearing loss and hearing testing is essentially required. Even if child has developed sufficient speech, but there is a difference, like he is not able to pronounce clearly certain sounds even after the age of 5, hearing has to be tested. A very young child, when you talk to him which displays a surprised look, there is a warning sign the child is not able to hear. Any child who ask you to repeat the question or say huh or for any time when you talk to, have a suspicion of hearing impairment and get the child hearing tested. If there is a poor academic performance than expected, this is a warning sign for hearing test. If any child gives you a idea that he is not able to understand sound in the background noise, even if the background noise is not sufficient to create a problem, get the child's hearing tested.
इसी को हम हिंदी में समझे। आपने जो मेरे को प्रश्न किया उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि जब तक हमारे पास ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है या यूनिवर्सल हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है, तो हम कुछ वार्निंग साइंस को ध्यान में रख सकते हैं जिससे हमें पता लगे कि बच्चों में बधिरता होने की संभावना है। जैसे कि कोई बच्चा, आप उससे बात कर रहे हैं और वो आपकी तरफ आश्चर्यजनक तरह से देखता है, तो शायद सस्पिशन करिए कि बच्चे में हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। कोई बच्चा अगर उसमें स्पीच डेवलपमेंट डिले है, जैसे साधारणतः सामान्य बच्चे 1 साल की से 1.5 साल की उम्र में पहला शब्द बोलना शुरू करते हैं, और अगर उसमें देरी हो रही है तो आप उसकी हियरिंग जरूर ही चेक कराएं। 1 साल के पहले भी कुछ ऐसे माइलस्टोन हैं जिसको अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो शायद सस्पिशन किया जा सकता है कि बच्चे में हियरिंग लॉस हो। जैसे अगर 6 महीने का बच्चा हो, आप आवाज़ की तरफ ना देखता हो, या 9 महीने की उम्र में आंखों द्वारा या गर्दन हिला के उस आवाज़ की तरफ उसकी आवाज़ की तरफ मुंह नहीं करता, तो भी आप समझ सकते हैं कि उसको हियरिंग लॉस होने की संभावना है और उसकी तुरंत जांच कराएं। अगर कोई बच्चा बार बार प्रश्न को दोहराने के लिए बोलता हो या बोलने के बाद हैं या ऐसे करता हो, तो भी आप उसकी हियरिंग टेस्ट कराएं। कोई बच्चे में आपको लगता है कि ये पढ़ने में अच्छा है लेकिन उसकी पढ़ाई में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो शायद हो सकता है उसको हियरिंग लॉस भी हो, इसलिए आप तुरंत ही उसकी हियरिंग परीक्षा कराएं। और कभी कभी ऐसे बच्चे हैं जो हो सकता है कि जैसे हल्का सा टीवी चल रहा हो घर में, लेकिन उस समय उसको सुनाई नहीं दिया, बाकी समय सुनता है, तो ऐसे बच्चों में भी हियरिंग लॉस होने की संभावना है और उसकी आप हियरिंग को जांच कराएं। Here we'll take a very short break. We'll see you after break. If you have questions, please call us at 26511 or 26511 See you after short break. I think very little is left now. Warning signs. So We can see this quickly.